ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट को हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटे छोटे एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ फ्रीडम विच इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन, लीजर, कंफर्ट एंड एफ्लुएंसेस। डेवलपमेंट का मतलब आज़ादी से होता है, जो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा लीजर, कंफर्ट, अफ्लुएंस, मॉडर्नाइजेशन, ये क्या है? ये हमारे डेवलपमेंट के एक हिस्से हैं। ओके इसके बाद एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट मेजर इट्स परफॉर्मेंस और लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू अवेबिलिटी एंड एक्सेस टू सम ऑफ दिस। ठीक है, तो जो हमारे पास गवर्नमेंट होती है, या जो कोई कम्युनिटी है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो जो अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं या अपने लोगों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को, जो लीजर है, कंफर्ट है, फ्रीडम है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी बातें करते हैं या इसके लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद बट दिस मे बी पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम लोग कई बार पार्शियल और वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑफ्टन कॉल्ड वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अब इसको वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक क्यों कहा जाता है ना? क्योंकि सोच के देखो कि जो लीजर है, कंफर्ट है, एफ्लुएंस है, या मॉडर्नाइजेशन है, फ्रीडम है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम मॉडर्नाइजेशन को ही ले लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन हर जगह अलग अलग तरीके का होगा। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में मॉडर्नाइजेशन का मतलब अलग है, रूरल एरियाज़ में मॉडर्नाइजेशन का मतलब अलग है। ठीक है, अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों ही मॉडर्नाइजेशन को अलग अलग तरीके से समझते हैं, दोनों के लिए ही मतलब अलग है और दोनों की ज़रूरतें अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्लियर कट डेफिनेशन किसी भी चीज़ की नहीं गिवन है। यहाँ जस्ट वेस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है कि जो वेस्ट का मानना है उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार वन साइडेड व्यू भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेग्लेक्टेड एंड एब्रीविएशन। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग तरीके का है। हो सकता है कि अगर आप एक पिछड़े जगह से आते हैं, ठीक है ना, बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास थोड़ी सी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाए, ठीक है ना, स्कूल वगैरह मिल जाए, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाए, तो वही आपके लिए क्या डेवलपमेंट हो जाएगा। There are few areas like metropolitan centers and other developed enclaves that have all modern facilities available to a small section of population। कुछ जगह ऐसी भी होती है कंट्री में, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, यहाँ जो डेवलपमेंट है ना, जो सिटी वगैरह है, इसके ना डेवलपमेंट हर एक कोने तक फैला हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी जगह भी है। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर एरियाज लाइक रूरल एरिया, गाँव के एरिया हो गए, ठीक है ना, या फिर हमारे पास स्लम्स जो हैं, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की ही अवेबिलिटी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम पॉल्यूशन की भी आ जाती है। ठीक है, तो क्या है कि एक साइडेड क्या है कि एक तरफ कंट्री के अंदर कुछ एरियाज जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, ठीक है, कुछ एरियाज में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, बट कुछ एरियाज जैसे कि रूरल और स्लम्स एरिया में डेवलपमेंट नहीं है या बहुत कम है। ओके तो इन दोनों के लिए क्या है ना, एक बीच में डिवाइडेड है, मतलब कि इन दोनों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। मेट्रोपॉलिटन के लिए डेवलपमेंट का अलग है, रूरल और स्लम्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। किसी के लिए घर एक डेवलपमेंट होता है, किसी के लिए अच्छा बिजनेस, या किसी के लिए कुछ और। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, हर किसी के लिए अलग अलग मतलब रखता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इक्वली ट्रू दैट रिलेटिवली एज वेल एज एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ दिस मार्जिनलाइज सेक्शन हैव वर्सन विद द डेवलपमेंट हैपनिंग ओवर द ईयर्स। Consequently, vast majority of people are compelled to live under poverty and subhuman condition। जो पिछले कुछ समय से डेवलपमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो बहुत सारी पॉपुलेशन है देश की, दुनिया की, वो ऐसी है जिनको नुकसान हुआ है उसके वजह से। ठीक है, जैसे उनको एक शहर के अंदर कॉम्पैक्ट प्लेसेस में, स्लम्स वगैरह में रहने को मजबूर हो जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अच्छी जगह पर रहने के लिए, और यहाँ रहना उनकी मजबूरी क्योंकि कहीं और पे काम नहीं है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी और सब ह्यूमन कंडीशंस देखनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे कहीं पे कोई सिटी बन गई, ठीक है ना, अब सिटी तो बन गई भैया, सिटी डेवलपमेंट का एक नज़रिया होता है देखने का, बट क्या है ना, सिटी में लोगों के पास पैसा नहीं, तो वो लोग कहाँ रहेंगे? कुछ लोग स्लम्स में रहेंगे। ठीक है ना, स्लम्स में रहेंगे, आउटर में रहेंगे, जहाँ जगह बहुत कम होगी। ठीक है ना, और क्या है कि जगह बहुत कम होगी और साथ ही साथ जगह गंदी होगी। ठीक है ना, वहाँ पे प्रॉपर मतलब प्रॉपर हर चीज़ की अवेबिलिटी नहीं होगी जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इतना समझिए। तो क्या है कि जो डेवलपमेंट है हमारा, डेवलपमेंट हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है जो डेटोरेटिंग ह्यूमन कंडीशंस है। ठीक है, जैसे जो ह्यूमन बीइंग है, पहले वो अच्छी जगह पर रहता था फॉर एग्जांपल, अब वो ऐसी जगह पर रहने को मजबूर है जहाँ पे क्या है कि वाटर अच्छे से नहीं मिलता है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा, जो एयर है वो साफ़ सुथरी नहीं है, सॉइल साफ़ सुथरा नहीं है, वाटर नहीं है अच्छा, और नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये भी क्या है, एक फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन कंडीशन को डेटोरेट करते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कहीं भी ह्यूमन कंडीशन वर्स होगी तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है ह्यूमन बीइंग का वो डाउन जा रहा है। ओके तो मतलब एक समझने के तरीके हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हर चीज़ आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को हमको देखना है। ओके तो इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, जो पुअर पीपल है आर बीन सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस। ठीक है, ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटी, वो क्या है? ठीक है, तो वो क्या है? पहला है सोशल कैपेबिलिटी,
जैसे ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वीकनिंग सोशल टाइज। फॉर एग्जांपल एक पर्सन काम की तलाश में अपने शहर से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो अपने शहर से जब वो बाहर जा रहा है, ठीक है, अपने शहर से जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सबको जानता था वो, अब यहाँ पे क्या वो पर्सन अकेला है, ठीक है ना, किराए में रह रहा है या मतलब ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ लोग उसको ज़्यादा जानते नहीं है, तो उसको सोशल टाइज जो है वो टूट चुके हैं वहाँ से। तो ये क्या एक सोशल प्रॉब्लम उसके पास आएगी नई तरीके की, वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज़, ठीक है, जो पॉल्यूशन वगैरह की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद है पर्सनल कैपेबिलिटी। अब कोई इंसिडेंस है जैसे डिजीज़ का, अब गंदगी बढ़ रही है उसकी वजह से डिजीजेस भी होंगी, ठीक है ना, जो एक्सीडेंट वगैरह हैं वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब दिस इन टर्न हैज़ एडवर्स अफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक एडवर्स अफेक्ट करते हैं किसको, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव जो हो रही है, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है सबसे पहले, तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव जो हो रही है, तो कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव हो रही है वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को एडवर्स करने वाले ये फैक्टर्स हैं, ओके। इसके बाद प्रेजेंट डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो प्रेजेंट हमारा डेवलपमेंट है इसमें क्या है कि सोशल इनजस्टिस और रीजनल इम्बैलेंसेस और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक का। अब इसके वजह से क्या होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ बीइंग वाइडली कंसिडर्ड एज प्राइम कॉज ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिसेस, डेटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो सोशल इनजस्टिसेस होते हैं, डेटोरेशन ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, जो लाइफ उसकी वर्शन हो रही है, ये इसके पीछे के मेजर रीजन्स है, जैसे इन्वायरमेंट खराब होना, ठीक है ना, रीजनल इम्बैलेंसेस होना, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंसेस क्या होता है, कोई जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई जगह बहुत कम डेवलप्ड है, ठीक है, ज़्यादा डेवलप्ड और कम डेवलप, ये क्या है, रीजनल इम्बैलेंसेस है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये सब चीज़ें मिलकर ह्यूमन लाइफ को जो है डेटोरेट करती है या ह्यूमन डेवलपमेंट को थोड़ा सा और वर्सन करती है, ओके। सो होप कि इतने समझ गए हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट सिंपल सी बात है भाई, डेवलपमेंट का मतलब कि कोई भी पॉजिटिव चेंज आना ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। अब वो नेगेटिव चेंजेस आ रहा है तो उसका मतलब है कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो वर्सन हो रहा है, मतलब कि और ज़्यादा कमजोर हो रहा है या बेकार हो रहा है, ठीक है ना। और अगर अच्छे चेंज हो रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, ओके। दोनों फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो सबसे पहले हमारी आई थी 1990 में। किसने निकाली थी, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट निकाली थी। किसने निकाली थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निकाली थी, ओके ना। क्या निकाली थी, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके। इसके बाद सिंस देन ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ब्रिंगिंग आउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। इसके बाद से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकाल रही है, ओके। दिस रिपोर्ट डज नॉट ओनली डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, मेक अमेंडमेंट एंड चेंज इट्स इंडिकेटर्स, ठीक है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन भी करती है लेकिन इसके साथ साथ अमेंडमेंट भी करती है उसमें, और जो इंडिकेटर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को जिस आधार पर हम नापते हैं उसको चेंज भी करती है, ठीक है। बट ऑल्सो रैंक द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बेस्ड ऑन द कैलकुलेटर स्कोर्स, ठीक है। हर कंट्री को रैंक भी करती है कि किसकी कितनी रैंक है, 0 to 1 के बीच में रैंक करती है, ओके। तो 0 to 1 के बीच में किसकी कितनी रैंक है ये कंट्रीज़ की, ये भी यही बताती है कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और कब आती है, हर साल आती है, ओके। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, अब ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आएगा रिपोर्ट के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 1993 की जो बोलती है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो मिनिमम कंडीशन है, सबसे कम कंडीशंस जो होंगी उसमें आपको जो चीज़ करनी है वो है एम्पावरमेंट करना, ठीक है, किसको, ह्यूमन बीइंग को। उसके अलावा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, आज़ादी के साथ क्या एम्पावरमेंट होना चाहिए ह्यूमन की लाइफ में, किसके अकॉर्डिंग है, 1993 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद मोर ओवर इट इज़ मैंशन दैट डेवलपमेंट मस्ट बी वूवन अराउंड पीपल नॉट ओनली अराउंड द डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि हम डेवलपमेंट की आड़ में खाली ये ना सोचो कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जैसे हमने उसको मनी के साथ जोड़ के देख लिया, ठीक है, ये अपना कोई एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए। तो डेवलपमेंट जो है वो पीपल के अराउंड घूमना चाहिए, मतलब कि पीपल को क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे एजुकेशन चाहिए, ठीक है ना, और क्या चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, बेसिक चीज़ें चाहिए ना। तो ये जो चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है तो इनके अराउंड डेवलपमेंट को घूमना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो देख लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग रेंज ऑफ पीपल चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट, कवरिंग द फुल फ्लेज रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम साउंड फिजिकल इन्वायरमेंट टू इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पीपल्स की चॉइसेस है ना, जो उनके पास अभी प्रेजेंट में है उसको इनलार्ज करना, ठीक है, जो आपके पास है अगली बार आपके पास उससे ज़्यादा हो, ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम साउंड फिजिकल इन्वायरमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए, यही क्या डेवलपमेंट है। के बाद 10 इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसमें जो चॉइसेस है उसको इनलार्ज करना, ओके। पीपल चॉइसेस में इन्वॉल्व अ होस्ट
ऑफ अदर इशूज बट लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, बी एजुकेटेड, ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये क्या है सबसे जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को कि मतलब बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो आपके पास हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है और जो रिसोर्सेज है और जो एक्सेस है रिसोर्सेज तक का, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम्स होनी चाहिए, गारंटी ऑफ ह्यूमन राइट होनी चाहिए, पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, तो ये चीज़ें क्या है, ये भी मायने रखती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा। ओके, तो मोटा मोटा समझ गए होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ऊपर से एक बार इसको देख के जाना, याद हो जाता है, ये ईजी है, ठीक है, जो की वर्ड्स है वो याद रखना है इसके। ओके, तो इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.21 बिलियन इज रैंक 130 अमॉन्ग 189, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट की बात करेंगे अभी की, तो अभी तो 132 रैंक है इंडिया की, ठीक है ना। इसके बाद विद अ कंपोजिट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.640, ठीक है, जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको 0 से 1 के बीच में देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंक है उसमें जो इंडिया का जो उसमें कंपोजिट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है इंडिया की, वो है 0.640 इंडिया की वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ इंडिया जो है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। जो कंट्रीज मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट जहाँ पर है उनके अंदर आती है, जो कंट्रीज़ के अंदर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है उनके अंदर आती है, जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है यहाँ पे वहाँ पे नहीं आती है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे एक रैंक दी गई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे आगे कौन है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये डेटा 2018 का, तो एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेना इसको, और अगर प्रेजेंट रिपोर्ट हो तो वो भी देख लेना, लेकिन पहले तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख ही लेना, ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। टॉप 1 में कौन है, नॉर्वे, ठीक है। टॉप 2 में जर्मनी, ठीक है, फिर यूएसए, देन यूके, देन रशिया, देन मलेशिया, देन श्रीलंका, देन ब्राज़ील, देन चाइना, देन इजिप्ट, ठीक है। ये क्या रैंक है, और इंडिया की रैंक कितनी है, 130 है, ठीक है। ये 2018 के अकॉर्डिंग है क्या, कि इंडिया की रैंक कितनी है, 130 है, ठीक है, 0.640। ओके, ये क्या है, इंडिया की रैंक है। ओके, तो इतना समझ गए। तो इसके बाद एक चीज़ याद रखनी है कि 2018 के अकॉर्डिंग वो आपको एमसीक्यूज में ये दे सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री, जैसे नॉर्वे दे दिया उनने, ठीक है ना, नॉर्वे दे दिया, ठीक है, आपको चाइना दे दिया, ठीक है ना, इंडिया दे दिया, साउथ अफ्रीका दे दिया, इन चारों में पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री का रैंक पहले है, कौन सा बाद में है। तो आपको सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है इसको, असेंडिंग डिसेंडिंग, स्पेशली जितने दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो उनको एक बार याद करना है, मतलब कि याद तो नहीं होंगे लेकिन रोज़ देखने की कोशिश करनी है, रोज़ देखोगे तो एक दिन ही अपने आप माइंड में छप जाएंगे, ठीक है। ओके, बट इतने याद रखना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो कंडीशन है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इनकी वैल्यू है वो क्या है, इंडिया से पीछे है, ठीक है। ये चीज़ें मोटी मोटी याद रखना और एक बार इसको देख लेना, ठीक है, देखना जरूरी है बस इसको। इसके बाद लो स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बट सम रिजर्वेशन हैव बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट द अप्रोच एज वेल एज इंडिकेटर्स सिलेक्टेड टू द कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यूज एंड रैंकिंग ऑफ दिस स्टेट्स एंड कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में के अंदर जो वैल्यूज़ होती है, जैसे लो स्कोर है किसी कंट्री के पास, वो एक सीरियस कंसर्न हो जाता है। बट कई बार क्या है ना कि इंडिकेटर्स में भी क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं कि जो आपके इंडिकेटर्स है, जिन चीज़ों को मायने रख के आप बोलते हो कि कौन सी कंट्री ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है, कौन सी पीछे है, वो इंडिकेटर्स हर कंट्री के अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। एक इंडिकेटर हर कंट्री के लिए एक समान नहीं हो सकते, ठीक है। तो होप कि समझ गए हो इस चीज़ को कि ये भी मायने रखता है। ओके, इसके बाद लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक कॉलोनाइजेशन, imperialization and new imperialization, और social cultural factor like human right violation, ठीक है, social discrimination on the basis of race, religion, gender, caste, ठीक है, social problem like crimes, terrorism and war, and political factors like nature of states, form of government, democracy है या dictatorship है वहाँ पे, level of empowerment, ठीक है, फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है भाई, कौन कौन से फैक्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट को क्लासीफाई करते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो यही फैक्टर है, ठीक है ना। हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करेंगे तो पहले जो कॉलोनाइजेशन था, जो कॉलोनीज बनाई गई थी, ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनकी वजह से क्या हुआ कि जो कंडीशन थी वो वर्स हो गई, जो इम्पेरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जो शाहीपना है, ठीक है, न्यू इम्पेरलाइजेशन है जो, या सोशल कल्चरल फैक्टर्स जैसे ह्यूमन राइट वॉलेशन कहीं पे हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे हो रहा है, जो रेस रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, तो या फिर कोई क्राइम है, टेररिज्म है, वार है, पॉलिटिकल फैक्टर्स चाहे कोई भी है, जो कंट्री की जो कंडीशन है उसको वर्स कर रहा है, वो सब क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर काफ़ी क्रूशियल चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, कि कहीं पर जो अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा दीज एक्सपेक्ट आर स्पेशली सिग्निफिकेंस इन द इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया जैसी या बाकी कंट्रीज के अंदर ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंस हो जाते हैं जानने और सही करने भी। ओके, इसके बाद यूजिंग द इंडिकेटर्स सिलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया के लिए कौन बनाता है भाई, इंडिया का प्लानिंग कमीशन बनाता है। तो उसको बनाने में जो इंडिकेटर्स है किसके यूज़ करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान के। ये याद रखना, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इंडिया की बनती है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, कौन बनाता है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और किस चीज़ को ध्यान में रख के, इंडिकेटर्स को, किसके इंडिकेटर्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान के। ओके,
यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं, बस इनको एक बार अच्छे से पढ़ना होता है। ओके, इट यूज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो हमारे वहाँ जो पहली यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कंट्री तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कंट्री क्या है, स्टेट्स को, ठीक है ना, और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको, उनके अंदर अलग अलग सेपरेट क्या है, कुछ मेजर्स होते होंगे जिनके जरिए वो कैलकुलेट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंट्री के अंदर का। ओके, देखो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो रहा है और कंट्री के अंदर भी कैलकुलेट होता है, ठीक है, कौन सा स्टेट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा स्टेट कम अच्छा है, लाइक दैट, ठीक है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, ठीक है, किसी भी स्टेट की, जो स्टेट लेवल के अंदर भी वो डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानते हुए एनालाइज करती है। जैसे एक स्टेट है, इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, ठीक है ना, उन सबको ये लोग एक एक यूनिट मान के उनको डिस्क्राइब करेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, लाइक दैट। ओके ना, ताकि जहाँ कम अच्छा है उसको और अच्छा किया जा सके और ये जानने की कोशिश की जा सके कि कौन से फैक्टर्स है वहाँ पे जिसके वजह से डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ओके, इसके बाद ऑल्दो द फाइनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 3 इंडिकेटर्स। तो 3 इंडिकेटर्स काफ़ी फेमस है जो इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान में रखता है। कौन कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जी रहा है इंसान, एजुकेशन कितनी है, और पर कैपिटा इनकम, पैसा कितना कमा रहा है, एजुकेशन कितनी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान में रखता है, ठीक है। तो इनको प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे हर एक डेटा ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, इनको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहला इंडिकेटर्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो है इकोनॉमिकल अटेनमेंट, ठीक है। इसमें हम इकोनॉमी को आधार मानते हुए पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। रिच रिसोर्स बेस, एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, पर्टिकुलरली बाय द पुअर, डाउन ट्रोडन, ठीक है, एंड द मार्जिनलाइज इज द की टू प्रोडक्टिविटी, वेल बीइंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। हर किसी को रिसोर्सेज मिलते रहे, ठीक है ना, गरीब को भी, ठीक है, कोई मतलब पिछड़ा वर्ग का भी है उसको भी, कोई मार्जिनलाइज है उसको भी, हर किसी को क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी मिलती रहे, यही क्या है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, की है। ओके, इसके अलावा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जीएनपी, ठीक है, एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, जो ग्रॉस नेशनल हमारा प्रोडक्ट है और जो उसकी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है इज टेकन एज अ मेजर टू एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज बेस एंड इंडाउनमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है ना। जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसके आधार पे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पर पर्सन के पास, ठीक है ना, कौन कितना खरीद सकता है, ठीक है ना, वो भी ध्यान में रखा जाता है किसमें, हम लोग जब एक्सेस करते हैं रिसोर्स बेस या इंडाउनमेंट को किसी कंट्री का। ओके, ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इंक्रीज, ठीक है। पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब जो एक आदमी जितना कमाता है वो भी इंक्रीज हुआ है, उसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पर्सन लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, तो जो लोग 2011 और 12 के अकॉर्डिंग पोवर्टी लाइन के नीचे थे वो लोग थे 25.7, ठीक है, 25.7, ठीक है। कहाँ? गांव के एरिया में। याद रखना, डेटा है, इंपॉर्टेंट है। कितने लोग 2011-12 के अकॉर्डिंग पोवर्टी लाइन में रह रहे थे? 25.7, ठीक है। अर्बन एरियाज में 13.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ऑल ओवर कंट्री का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 21.9%। इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, मार्क कर लेना, लिख लेना, ये तो आएगा ही आएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड ओडिशा, दादरा नगर हवेली हैज़ बीन रिकॉर्डेड मोर देन 30% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखो पॉवर्टी, विच स्टेट हैव द पॉवर्टी स्टेटस बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 3 यहाँ से होंगे, 1 कहीं और से हो जाएगा, ठीक है। उनमें से पूछेगा कि इनमें से किसकी जो पॉवर्टी लाइन है वो 30% से नीचे नहीं है, ठीक है ना, 30% से ऊपर नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो स्टेट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं आसान है। छत्तीसगढ़ पता है हमको पॉवर्टी में आता है, झारखंड पता है, मणिपुर पता है, अरुणाचल प्रदेश पता है, आसाम पता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादरा नगर हवेली, यहाँ कोई मेजर ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेट में क्या है कि पॉवर्टी लाइन काफ़ी ज़्यादा है, ये याद रखना है बस, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लाइक जैसे गुजरात है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, नागालैंड है, राजस्थान है, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो 10 से 20% तक की आती है। तो इन स्टेट के नाम भी याद रखने कि कौन से स्टेट के अंदर पॉवर्टी 10 से 20% के अंदर आती है। ओके, इसके बाद पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन इन एब्सोल्यूट टर्म, इट रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स सेटिस्फाई सर्टेन बेसिक नीड फॉर सस्टेन हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव लाइफ। तो भैया पॉवर्टी सिंपल शब्दों में बोले तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा मतलब जो लोग अपनी बेसिक नीड है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए होती है उसको पूरा ना कर पाए, हेल्दी जीवन ना जी पाए, ठीक है ना। ओके, तो यही क्या हमारा, यही पॉवर्टी है हमारा। ओके, इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लिस्ट है हमारी फ्रॉम द एनसीईआरटी। यहाँ पे एनसीईआरटी की तरफ से गिवन है कि कौन से स्टेट किस रैंक में आता है, कहाँ कितनी पॉवर्टी है। तो अगर हम इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है वो है हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारी लिस्ट गिवन है, तो कौन से स्टेट के अंदर कितनी पॉवर्टी लाइन है, ठीक है ना, कौन से स्टेट के अंदर कितनी पॉवर्टी है, तो हमको यहाँ पर से लिस्ट बनानी है एक। तो यहाँ से हमको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है ना, टॉप 5 मतलब जो मोस्ट पॉवर्टी वाले स्टेट्स हैं यहाँ के अंदर से, ठीक है। और जो
टॉप 5 लोवेस्ट पॉवर्टी में आते हैं, ठीक है ना। जैसे लोवेस्ट पॉवर्टी कहाँ है सबसे कम, अंडमान निकोबार में बहुत कम पॉवर्टी वगैरह है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास गोवा में बहुत कम है, दिल्ली में बहुत कम है, ठीक है ना। तो जिन जिन स्टेट्स में पॉवर्टी कम है उनकी लिस्ट बना के लिखनी है, मिनिमम 5, ठीक है, टॉप 5, और टॉप 5 जो पॉवर्टी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो पॉवर्टी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन आता है आपका, छत्तीसगढ़ आता है आपका, ठीक है ना, 39.93% है यहाँ पर पॉवर्टी। इसके अलावा दादरा नगर हवेली है, ये सब आते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, मतलब इसको एक बार देख लोगे तो ज़रा हेल्प मिल जाएगी, एग्जाम में एक अंदाजा आ जाएगा। अगर वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आपके कि विच स्टेट हैव द मैक्सिमम पॉवर्टी और कौन से विच स्टेट हैव द लोएस्ट पॉवर्टी, तो यहाँ सब आंसर दे सकते हो उसको, ठीक है। एनसीईआरटी कभी एक बार इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ देख लेते हैं। तो लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस या एलिमेंट्स, मतलब कोई भी बीमारी वगैरह से जो है फ्री रहे हम लोग, और रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन हो, लंबा जीवन जिए, तो यही क्या है, इंडिकेटर है हेल्दी लाइफ का। इसके बाद इंडिया हैव डन रीजनली वेल, इसमें काफ़ी अच्छा किया इंडिया ने, क्योंकि अगर हम 1951 की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 25.1% पर 1000 में 25.1% डेथ हो जाती थी, ठीक है ना। जो हमने कम करके कितनी कर दी, 6.5 पर 1000 2015 में। 2015 में 1000 में खाली 6.5% ही डेथ होती है, ठीक है, सालाना लेवल पे। पहले 25 लोगों की डेथ होती थी एक साल में 1000 लोगों में, अब कितनी हो रही है, 1000 लोगों में खाली 6.5 डेथ हो रही है, यानी कि जो डेथ रेट है कम हुआ है। इसके अलावा जो मॉर्टिलिटी रेट है, जैसे शिशु मृत्यु दर है, वो 148 हुआ करता था, ठीक है ना, इसी टाइम पे, कब 1951 के अंदर, और वो घट के कितना हो गया, 37 हो गया, कब, 2015 के अंदर। और आज के समय में वो और ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है ना। तो हमने क्या है कि जो मॉर्टिलिटी रेट है उसमें काफ़ी अच्छी तरक्की करी हुई है, वहाँ हमने ह्यूमन लाइफ के अंदर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है। ओके, इट इज़ सक्सीड इन इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 37.1 ईयर, ठीक है ना। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ 37.1 ईयर्स से लेके 66.9 ईयर हो चुकी है मेल की। मतलब कि मेल जो है 1951 के अंदर, कब, 1951 के अंदर कितना जीते थे, 37.1 जीते थे। और वही मेल की जो उम्र है अभी 2015 तक के आसपास, वो कितनी हो गई है, 66.9 हो चुकी है एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है ना। तो एवरेज लाइफ स्पैन है वो उनका बढ़ चुका है। इसके अलावा 1951 में फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 36.2, जो अब हो चुकी है कितनी, 70 ईयर, ठीक है। तो एक एवरेज फीमेल की जो एज होती है वो 70 ईयर्स तक का होती है कंट्री के अंदर। ओके, इसके बाद इट हैज़ ऑल्सो डन रीजनेबली वेल इन ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट। तो बर्थ रेट भी हमारे वहाँ कम हुआ है, ठीक है। एक समय पे 40.8 पहुँच गया था बर्थ रेट, जो अब 20.8 है, ठीक है। 20.8 आपका 2001 के अकॉर्डिंग है, अब आपका और ज़्यादा कम हो चुका है जो हमारा बर्थ रेट है वो, ठीक है, ठीक है। बट अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले। इसके बाद इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइन इन फीमेल सेक्स रेशियो, यानी कि जो गर्ल्स चाइल्ड का बॉर्न है बॉयज़ की कंपैरिजन में, वो अभी भी एक चिंता का मतलब जरिया है। तो वो भी एक चिंता का विषय है अभी भी हमारे पास, क्योंकि फीमेल का रेशियो कम है, ठीक है। तो फाइंडिंग ऑफ 2011 सेंसस ऑफ इंडिया वॉज डिस्टर्बिंग, particularly in the case of child sex ratio between 0 to 6 एज ग्रुप, ठीक है ना। मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। 2011 की बात करेंगे हम लोग तो 0 से 6 एज के बीच में जो फीमेल रेशियो है, फीमेल की जो पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर, वो कम पाई गई है बाकी जगहों के मुकाबले, ठीक है। द अदर सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ दिस रिपोर्ट आर विथ एक्सेप्शन ऑफ केरला, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है डिक्लाइन इन ऑल स्टेट। चाहे जो भी स्टेट हो वहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो कम हुई है, केरला में ज़्यादा हुई है, ठीक है। केरला में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा है, लेकिन बाकी स्टेट में क्या है, कम है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है डेवलप्ड स्टेट्स के लिए, ठीक है, जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि फीमेल सेक्स रेशियो क्या है, 850 पर 1000 है। मतलब कि 1000 मेल में, ठीक है ना, 1000 मेल में कितनी फीमेल है, 850 फीमेल है, ठीक है। तो मतलब इसको ऊपर लिखना चाहिए 850 फीमेल, तो ये उसका रेशियो चल रहा है, ठीक है, अभी वहाँ कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ रहे थे अभी, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ पढ़ रहे थे। या हमने बात करी कि हेल्दी लाइफ के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, ठीक है, कौन कितना जीता है, ठीक है, मॉर्टिलिटी रेट क्या होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सब हमने जानने की कोशिश करी। इसके अलावा जो सेक्स रेशियो था उसको भी हमने डिस्कस किया, और जो फीमेल की जो एज वगैरह थी, ठीक है ना, कौन से स्टेट में कितनी है, मतलब वगैरह, ये सब डिस्कस किया हमने इसके अंदर। ओके, तो इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल इंपावरमेंट, ठीक है। सोशल इंपावरमेंट के इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो डेवलपमेंट इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, एनी अदर फॉर्म ऑफ डोमिनेशंस इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। मतलब हमें कभी भी, मतलब जो हंगर है, ठीक है, गरीबी वगैरह, भूखमरी वगैरह, ठीक है ना, इलिटरेसी वगैरह, इन सब से आज़ादी मिलेगी, ठीक है ना। तो यही क्या मान ले एक तरीके का ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद फ्रीडम इज अ रियल सेंस ऑफ टर्म इज पॉसिबल ओनली विद द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एक्सरसाइज ऑफ द कैपेबिलिटी एंड चॉइस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फ्रीडम इन रियल सेंस में जो फ्रीडम होता है उसका मतलब क्या है कि लोगों को एम्पावरमेंट मिले, ठीक है ना, एम्पावरमेंट मिले, उसके साथ वो पार्टिसिपेशन उनका सोसाइटी के अंदर बढ़े, ठीक है ना। और जो इनकी कैपेबिलिटी है, जो चॉइसेस वगैरह हैं, वो भी क्या हो, इंक्रीज हो।
इसके अलावा द एक्सेस ऑफ नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट आर फंडामेंटल टू फ्रीडम, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा फंडामेंटल क्या है फ्रीडम का, ठीक है, सबसे पहले क्या है नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, दिस इज अ फंडामेंटल टू फ्रीडम, ओके। इसके बाद लिटरेसी इज द बिगनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड नॉलेज एंड फ्रीडम, ठीक है। जो लिटरेसी होती है वही नॉलेज और फ्रीडम का क्या है, एक तरीके से बिगनिंग होती है। तो लिटरेट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये क्या हमारे इंडिकेटर्स है सोशल एम्पावरमेंट में, कि आप किसी को एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हो भाई, उसकी चॉइसेस को इंक्रीज करके, ठीक है, पॉवर्टी वगैरह, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, ठीक है ना, इन सबको क्या करके डिक्रीज करके, ठीक है ना, इनसे जितना फ्री हो जाए इंसान उतना बेटर है, ठीक है, और लिटरेसी को इम्प्रूव करके, ठीक है। होप कि इतने समझ गए हो। अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 74.04। तो लिटरेसी रेट जो इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंग है कितना है, 74.04 है, ठीक है। इसके बाद जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो कितना है, 65.46%, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद द टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज हायर देन नेशनल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम टोटल लिटरेसी की बात करें एज वेल एज फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो हमारा कहाँ हायर है, साउथ के स्टेट्स में, ठीक है। ये याद रखना कि साउथ के स्टेट में क्या है कि लिटरेसी ज़्यादा है। इसके बाद देयर आर वाइड एंड रीजनल डिस्पैरिटीज इन लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया। देयर इज अ स्टेट लाइक बिहार विच इज़ वेरी लो, ठीक है, बिहार के अंदर बहुत कम लिटरेसी है, 63.82% ही है, ठीक है। बट उसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे भी, ऐसे केरला हो गया, मिजोरम हो गया, जहाँ लिटरेसी रेट 90 से ऊपर है। केरला में लिटरेसी कितनी है, 93.91 है, ठीक है, कितनी है, 93.91 है, ठीक है। और मिजोरम में कितनी है, 91.58। तो प्लीज़ इसको याद रखना कि टॉप 2 स्टेट कौन से हैं, पहला केरला, दूसरा मिजोरम है, किसमें, लिटरेसी में, ठीक है। डेटा पूछ सकता है, इनका एग्जैक्ट नंबर एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इसलिए याद तो रखना ही रखना है इसको, ओके। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल वेरिएशन परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन रूरल एरिया एंड अमंग द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी सच एज फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चर लेबर इज़ वेरी लो, ठीक है। अगर हम स्पेशल वेरिएशन की बात कर रहे हैं लिटरेट पीपल की, तो जैसे रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं या किसी और पर्टिकुलर सेक्शंस की बात कर रहे हैं जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो वहाँ पे फीमेल की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चर लेबर की जो हमारी एजुकेशन है, ठीक है, काफ़ी कम है, ये लोग काफ़ी कम लिटरेट है, ठीक है। इसके अलावा 2011 के अकॉर्डिंग जो डेटा है हमारा वो भी हमें गिवन है यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर, तो वो भी एक बार देख लेना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसकी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, तो ये बार इसको देख लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया को, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय टेकिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो प्लानिंग कमीशन है वो सबसे पहले क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखता है, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट होती है कंट्री के अंदर वो क्या है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमारी क्या है, यूनिट्स हैं, ओके। इसके बाद इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। हम किसके अंदर आते हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से इंडिया का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया की रैंक जो है वो कितनी है, 132 है 191 कंट्रीज में से। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 2022 की, ठीक है। 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, 132 है, ठीक है ना। एज इंडिकेटर्स इन केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.790 इज प्लेस्ड एट द टॉप रैंक फॉलोड बाय दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब, ठीक है। अगर हम HDI की बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो पहले नंबर पे कौन आता है, याद रखना केरला, दूसरे में कौन आता है, दिल्ली आता है, ठीक है, दिल्ली सेकंड में आता है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर पंजाब। ये प्रेजेंट का डेटा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसको याद रखना है, ठीक है ना। केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और फिर पंजाब, ठीक है। इसके बाद एज एक्सपेक्टेड स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये क्या हमारे बॉटम में आते हैं, ओके। तो इन स्टेट के नेम भी याद रखते हैं जो बॉटम में आते हैं। तो इसके अलावा जो हमारी रिपोर्ट गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो भी एक बार देख लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ये एनसीईआरटी के अंदर से ली गई है, ठीक है ना, तो देख लेना अच्छे से, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ HDI लार्जली ड्यू टू द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग नियर 100% लिटरेसी, ठीक है ना। जो केरला की लिटरेसी है वो काफ़ी अच्छी है, नियरली 100% के आसपास है, वैसे 93% है, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि जो HDI रैंकिंग है केरला की वो काफ़ी अच्छी है, ओके। इसके बाद इन डिफरेंट सिनेरियो द स्टेट लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश है वेरी लो लिटरेसी। हम लोग समझते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट की जो लिटरेसी है वो काफ़ी कम है, जिनकी वजह से इनका HDI रैंक भी नीचे है, ओके। इसके अलावा स्टेट शोइंग हायर लिटरेसी रेट्स हैव लेस गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। अब जिन स्टेट के अंदर लिटरेसी रेट ऑब्वियसली अच्छा है, उन स्टेट्स में क्या होता है, जो फीमेल का और जो मेल का जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि मेल का लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है या फीमेल का काफ़ी बुरा है, ठीक है। बट जिन स्टेट्स में जो मेल और फीमेल के बीच में जो लिटरेसी गैप है वो बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे मैक्सिमम ये बात गौर करना है कि जो मेल का लिटरेसी रेट है वो काफ़ी हायर होगा, किसका, मेल का, इन कंपेरिजन टू फीमेल, ठीक है। फीमेल का कम होगा और मेल का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा होगा,
Okay, apart from the education attainment, the level of economic development to play significant impact on HDI. इकोनॉमी भी एक मेजर रोल प्ले करती है HDI के पास। भाई जिन स्टेट के पास पैसा है उनकी HDI अच्छी है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गए, तमिलनाडु हो गए, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इनकी HDI वैल्यू क्यों है? क्योंकि इनके वहाँ क्या है, पैसा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट्स है आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ की जो HDI वैल्यू है वो प्रेजेंट में उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा इतना अच्छा नहीं है। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कंसर्न इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट टू इंस्टीट्यूलाइज द बैलेंस डेवलपमेंट विद इट्स मेन फोकस ऑन सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्रू प्लान डेवलपमेंट. इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन मोस्ट ऑफ द फील्ड बट दीज आर स्टिल बिलो द डिज़ायर्ड लेवल. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है, ठीक है, उसको मतलब सेंटर रखते हुए प्लानिंग कमीशन के थ्रू क्या है, प्लान डेवलपमेंट किया हुआ है कंट्री के अंदर. फॉर एग्जांपल जैसे इंदिरा कैनाल है, ठीक है ना, या इसके अलावा कोई कई शहर बसाना वगैरह वगैरह, ये सब किए हुए हैं. बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और करनी चाहिए, क्योंकि हम अभी डिज़ायर लेवल से बहुत नीचे आते हैं. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. सिंपल सा टॉपिक है. तो डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सोशल साइंसेस. डेवलपमेंट जो होता है जनरल साइंस की बात करें उसमें, या ह्यूमन डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर टर्म में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है ना. अब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हर जगह पे इसके मायने अलग अलग होते हैं, ठीक है ना. ये कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबे समय से तो सोचा गया था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सब्सटेंटियसली कॉन्सेप्ट, एंड वंस इट इज़ अचीव्ड इट विल एड्रेस ऑल सोशल कल्चर एंड एनवायरमेंटल इल्स ऑफ द सोसाइटी. एक समय तक ऐसा माना गया था कि जो डेवलपमेंट है अगर वो हो जाता है, ठीक है, तो हमारे जितने भी सोशल कल्चर इशूज़ हैं या जो इन्वायरमेंटल इल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है. बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, हम लोग भी जानते हैं, ठीक है. डेवलपमेंट की डेफिनेशन समय के साथ चेंज होती गई, मायने बदलते गए, लेकिन जो हमारा सोशल कल्चर है और जो हमारा इन्वायरमेंटल इल्स है वो और वर्सन होता गया समय के साथ साथ, ठीक है ना. मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें हमेशा आती गई. इसके बाद द डेवलपमेंट वॉज बॉट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मोर देन वन वे, बट इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटी, सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव ऑल्सो इंक्रीज. तो जो डेवलपमेंट है उसने जो ह्यूमन की लाइफ है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया, बट उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की. जैसे हम लोग जानते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सोशल इनइक्वालिटीज़ इसके वजह से हो जाती है, किसी के पास कम पैसा, किसी के पास ज़्यादा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक. ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज़, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये क्या है? ये डेवलपमेंट के बाद आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स है. ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान्स इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 की जो आई थी उसमें ट्राई टू अमेंड सम ऑफ द इम्प्लिसिट बायसेस एंड प्रेजुडिस विच वर इनरिच इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1993 का था उसने कब कोशिश करी जो इम्प्लिसिट और जो बायसेस हैं उसको हटाने की, ठीक है ना. ये जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उससे 1993 में, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. ओके, के बाद पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड देयर सिक्योरिटी वर द मेन इशू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993. 1993 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसका जो मेन इशू था वो क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट की ये सिक्योरिटी है वो मेन इशू था, ठीक है, और जो पार्टिसिपेशन है वो मेन इशू था. सिक्योरिटी, ठीक है ना, सिक्योरिटी और पार्टिसिपेशन. ओके, इसके बाद इट ऑल्सो एम्फसाइजेस ऑन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. The report recognized greater constructive role of civil society in bringing about the peace and human development. ठीक है ना. यहाँ पे जो 1993 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसने जो मेजर जोर दिया था वो दिया था एम्पावरमेंट में, ठीक है ना, लोगों का एम्पावरमेंट करने में, ठीक है ना. ये कहती मिनिमम कंडीशन बोली थी इसने किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की. ओके, इसके बाद जो ये रिपोर्ट थी ये रिकॉग्नाइज करती थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मानती थी किसका? सिविल सोसाइटी में, ठीक है ना, ताकि सोसाइटी के अंदर पीस आ सके और ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके. किसका की रोल मानती थी? सिविल सोसाइटी का. ओके, होप कि इतना समझ गए. अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद जो न्यू माल्थियन इन्वायरमेंटलिस्ट और जो रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं ये लोग मानते थे कि हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, तो जो न्यू माल्थियन इन्वायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट थे इनके अकॉर्डिंग नेसेसरी कंडीशन क्या है कि भैया पीसफुल सोसाइटी की कि जो पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज है इनके बीच में क्या है एक प्रॉपर गैप बना रहे. ठीक है ना, कि ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और रिसोर्सेज तो बढ़ेंगे नहीं, साथ साथ रिसोर्सेज उतने रह रहे हैं. ठीक है, बट पॉपुलेशन बढ़ गई तो भैया रिसोर्सेज बाकी के कहाँ से लेके आओगे? ठीक है, जहाँ से भी लेके आओगे उसके लिए आपको इन्वायरमेंट पॉल्यूट करना पड़ेगा. ओके, इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर द गैप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन हैज़ वाइडन आफ्टर 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था मोस्ट ऑफ द पीपल यही मानते हैं कि उसके बाद जो गैप है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. पहले पॉपुलेशन इतनी थी तो रिसोर्सेज भी थे उनके अकॉर्डिंग जो उनकी नीड को फुलफिल कर देते थे. ओके, इसके बाद देयर हैव बीन मार्जिनल एक्सपेंशन इन द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड इन द लास्ट 300 ईयर्स बट देयर हैज़ बीन फिनोमिनल ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है ना,
अब जो एक्सपेंशन है रिसोर्सेज में वो भी हुआ है, ठीक है ना, लास्ट 300 ईयर के अंदर, बट जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। किसकी कंपैरिजन में? रिसोर्स की कंपैरिजन में। ओके, देयरफॉर द प्राइम टास्क बिफोर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी इज टू मेंटेन पैरिटी बिटवीन द पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है ना, रिसोर्सेज के बीच में एक गैप मेंटेन होना चाहिए। ओके, एक स्कॉलर थे रॉबर्ट माल्थ्यूस, ये पहले पर्सन थे जिनने जो स्कैरसिटी है, जो कमी हो रही है रिसोर्सेज की, उसको कंपेयर किया था ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ, कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ओके, इसके बाद ये चीज़ याद रखना, जितने भी इसमें नेम वगैरह गिवन है, जैसे न्यू माल्थियन है, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, इनने क्या कहा था, ठीक है, रॉबर्ट माल्थ्यून ने सबसे पहले क्या कहा था, ठीक है, फर्स्ट वन थे, क्या कहने वाले थे, ये सब याद रखना, वन वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, रिच कंट्रीज एंड पीपल हैव एक्सेस टू लार्ज रिसोर्स श्रिंकिंग वाइल द पुअर फाइंड देयर रिसोर्सेज श्रिंकिंग, ठीक है, मतलब क्या कि रिच कंट्रीज जो है उनके पास रिसोर्सेज हमेशा रहते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं उनके पास, पर जो पुअर कंट्रीज हैं बट उनके रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं। देखो भैया, कोई पर्सन, कोई कंट्री डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्री क्या है, अंडर डेवलप्ड है। अब अंडर डेवलप्ड कंट्री से रिसोर्सेज जब डेवलप कंट्रीज में जाते हैं ना, तभी इनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो आपस में कनेक्टेड है, बट रिसोर्सेज कौन खरीद पाएगा मैक्सिमम? जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा। मतलब ये बस एक व्यू है, लेकिन ऐसा मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके बाद इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू इशू ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो इंडिया का कल्चर और सिविलाइजेशन रहा है वो रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहा है, बहुत लंबे समय तक के लिए। It would not be incorrect to say that ancient scriptures were essentially concerned about the balance and harmony among the element of nature. जो ancient scriptures थे वो हमारे हारमोनी और जो बैलेंस है बिटवीन द एलिमेंट ऑफ नेचर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे। इसके बाद महात्मा गांधी इन द रिसेंट टाइम एडवोकेटेड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द हारमोनी एंड द बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है, महात्मा गांधी ने भी पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज है उनके बीच में एक हारमोनी के बारे में बात करी हुई थी। याद रखना महात्मा गांधी वाला कॉन्सेप्ट भी। ओके, मतलब लिखने के लिए सही हो जाते हैं ना डेटास ये, ठीक है, जब आंसर आप राइटिंग करेंगे तो उसमें आपके पास कुछ डेटास होने चाहिए एनसीईआरटी से, तो ये वही डेटास है। ओके, इसके बाद महात्मा गांधी वॉज क्वाइट अप्रीहेंसिव अबाउट द ऑन गोइंग डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ इंस्टीट्यूलाइज्ड द लॉस ऑफ मॉर्टिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं एप्रीहेंसिव थे काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेके, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ मॉर्टिलिटी है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है, सेल्फ रिलायंस है, नॉन वायलेंस है और म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड इन्वायरमेंट में थोड़ा सा सुधार आया है। Okay. In his opinion, austerity for individual, trustship of social wealth, and non-violence are the key to attain higher goals in the life of individual as well as that of nation. His view are also reinstated in the Club of Rome report. ठीक है, ये जो इनकी जो सोच थी महात्मा गांधी की, ठीक है ना, जो इनकी सोच थी ये क्लब ऑफ रोम तक भी पहुंच गई थी। क्लब ऑफ रोम में जो किताब लिखी गई थी लिमिट टू ग्रोथ 1972 की। इसके अलावा जो सुमचर्स बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 वाली, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी आर कॉमन फ्यूचर 1987 की। एंड फाइनली इन द एजेंडा, जो एजेंडा 21 था उसमें जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस 1993, यहाँ पर भी महात्मा गांधी के व्यू को क्या गया था, मतलब महत्वता दी गई थी। ओके, तो ये सब तो याद रख लेना कि ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया था, आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। एजेंडा 21 के अंदर रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1993 के अंदर, ठीक है। और जो सुचिंतर बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 के अंदर, ये भी याद रख लेना। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर उसमें एमसीक्यूज है। तो विच इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमंग द कंट्रीज इन 2016। तो इंडिया की रैंक कितनी थी 2016 में, वो थी 131, ठीक है, 131 मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है, 2016 के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैव द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, केरला होगा ऑब्वियसली। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैव द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, ठीक है, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी वैसे राजस्थान है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार में टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि राजस्थान है नहीं यहाँ पे। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6, ठीक है, तो हरियाणा एंड पंजाब है, लेकिन इन दोनों में भी हरियाणा सबसे ऊपर है, ठीक है, तो हरियाणा में टिक करेंगे। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव हायर लिटरेसी रेट, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है फ्रॉम द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर 30 वर्ड में, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 30 वर्ड्स। तो ऑब्वियसली हमने काफ़ी चीज़ें डिफाइन कर दी है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, ठीक है, वगैरह वगैरह हर चीज़ डिफाइंड है। जस्ट बैक द वीडियो एंड सी द आंसर। इसके बाद गिव 2 रीजंस फॉर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स है इंडिया के। अब भैया हमने ये भी देख लिया, ठीक है, वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है ना, वहाँ पे लिटरेसी कम है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स के अंदर उनकी रैंकिंग जो है काफ़ी पीछे है, ठीक है। ऑब्वियसली जब पैसा नहीं होगा, लिटरेसी नहीं होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, जॉब वगैरह नहीं है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर उनकी रैंकिंग ऊपर होगी भी कैसे। ओके,
इसके बाद गिव टू रीजन फॉर डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है ना। जो मेन कारण है आपके चाइल्ड सेक्स रेशियो के कम होने के इंडिया के अंदर, वो आपको देना है कि जो प्रीवियस जो रीजन थे जिनके वजह से ऐसा हुआ वो भी बताने हैं यहाँ पे, और जो प्रेजेंट इश्यूज हो सकते हैं वो भी डिस्कस करने हैं। ओके, इसके बाद डिस्कस द स्पेशल पैटर्न ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011 एंड ब्रिंग आउट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखो फीमेल लिटरेसी रेट जो 2011 का है उसमें फीमेल की रैंकिंग जो है उसमें फीमेल की जो पोजीशन है मेल की कंपैरिजन में वो पीछे है, बट उसको अगर आप 2001 के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो इंप्रूव हुई है। क्या हुई है? इंप्रूव हुई है। किसके अकॉर्डिंग? 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है। दो नज़रिए हैं। 2011 में अगर आप मेल से कंपैरिजन कर रहे हो तो फीमेल की लिटरेसी रेट पीछे है, बट अगर आप 2001 के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो फीमेल लिटरेसी क्या है? आगे है, ठीक है। तो अगर आप इसको 2001 के अकॉर्डिंग दोगे तो इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स बताने पड़ेंगे आपको कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्कूल्स खोले, ठीक है, एजुकेशन को चीप और एक्सेसिबल बनाया, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोली, ओपन स्कूल्स खोले गवर्नमेंट ने कई जगहों पे, ठीक है ना। लोगों को समझाया कि जो लिटरेसी रेट है फीमेल की वो भी ज़रूरी है, ठीक है ना, मेल के साथ साथ, ठीक है। और अगर आप इसमें नेगेटिव फैक्टर्स देखोगे कि मेल की क्यों ज़्यादा है और फीमेल की क्यों ज़्यादा है, तो इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली जो मेल जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा रही थी, दैट्स वाई, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है वो भी उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद विच फैक्टर्स हैव कॉस्ट स्पेशल वेरिएशन इन लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल है उसमें जो स्पेशल वेरिएशन आए हैं किनकी वजह से आए हैं? मेजर स्टेट्स इन इंडिया के अंदर। तो जो स्पेशल वेरिएशन है जो जिन रीजन की वजह से आए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, तो वो रीजन्स हैं यहाँ पे। जैसे हमको पता है कि कुछ स्टेट्स के अंदर एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। और कहीं पे लिटरेसी कम है तो वहाँ पे क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट पुअर है, ठीक है ना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट अफेक्ट होता है या वेरिएशन आता है, या कहीं पे क्या है जॉब वगैरह अच्छी है। सपोज करो कि हमारे जो वेस्ट के स्टेट है जैसे महाराष्ट्र गुजरात, वहाँ पर जॉब वगैरह अच्छी है, बट जो ईस्ट के हैं, ठीक है, यहीं पर ही उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, यहाँ पर जॉब वगैरह बेकार है, ठीक है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है, लिटरेसी रेट बेकार है, तो यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो गया? कम हो गया। और वेस्ट का क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जो हमारे रीजनल वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है ना, वो भी जिम्मेदार रहते हैं किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, कि कौन से स्टेट के अंदर लिटरेसी ज़्यादा है, कहाँ पे जॉब ज़्यादा है, कहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इन सबको ही ध्यान में रखते हुए आंसर देना है, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।